नमस्कार दोस्तों। हम सुन रहे हैं जर्मन लेखक फ्रेंच काफ्का द्वारा लिखी गई एक मुख्य कृति मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण। तो कहानी के पहले भाग में हमने सुना था ग्रेगोर समसा एक कामकाजी युवक है। वो कपड़ों के व्यापार में सेल्समैन के रूप में काम करता है। एक सुबह जब वे अपने घर पर उठता है तो वो अपने आप को एक दानवकार कीड़े के रूप में पाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो नींद में है, सपना देख रहा है या ये हकीकत है। उसके परिवार के सदस्य बारी-बारी से दरवाजे पर आकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रेगोर बिस्तर से बाहर नहीं निकल पा रहा। अब कहानी को आगे सुनते हैं। उत्तर सुनकर उसके पिता नाश्ता करने चले गए, लेकिन उसकी बहन ने फुसफुसाकर कहा, ग्रेगोर, दरवाजा खोलो। लेकिन वे दरवाज़ा खोलने की कतई नहीं सोच रहा था और मन ही मन स्वयं को धन्यवाद दिया उस आदत के लिए जो उसने यात्राओं से सीखी है, रात में प्रत्येक दरवाजे को बंद करने की, यहाँ तक कि घर में भी। उसकी इच्छा तुरंत बिना परेशानी के चुपचाप कपड़े पहनने के बाद नाश्ता करने की थी और फिर उसके बाद निर्णय करने की कि अब उसे आगे क्या करना है, क्योंकि वह जानता था कि बिस्तर पर पड़े पड़े सोचने चिल्लाने से किसी समझदारी भरे निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता था। उसे स्मरण हो आया कि प्रायः बिस्तर पर उसे हल्का दर्द होता रहता है, संभवतः ऊटपटांग ढंग से सोने के कारण, जो उठकर खड़े होने पर काल्पनिक सा लगता था। वे उत्सुकता के साथ राह देख रहा था इस सुबह के भ्रम के टूटने की। उसमें हुआ परिवर्तन सर्दी के कारण है, जो प्रत्येक सेल्समैन की निश्चित बीमारी होती है। इसमें उसे कोई संदेह ही नहीं था। पलंग से उठना बेहद सहज था। उसे अब अपने को फुलाना भर था और ये सर्दी स्वयं गायब हो जाएगी। लेकिन अगला कदम कठिन था, क्योंकि वे असामान्य रूप से चौड़ा हो गया था। उसे हाथों और बाहों की आवश्यकता थी उठने के लिए। उनकी जगह उसके पास अनगिनत छोटे छोटे पैर थे, जिन्होंने हर दिशा में लगातार हिलना कभी बंद ही नहीं किया था और जिन्हें रोकना भी उसके वश में ना था। जब उसने उनमें से एक को मोड़ना चाहा तो वह सीधा तन गया। तो क्या वह सफल हुआ था वह करने में जो वह करना चाहता था? लेकिन उसके साथ ही बाकी बचे पैर और तेजी से हिल नाराजगी दिखाने लगे थे। लेकिन इस तरह आलसियों की तरह पलंग पर पड़े रहने का उपयोग क्या है भला? ग्रेगोर ने स्वयं से कहा। उसने सोचा शायद बिस्तर पर से अपना निचला भाग पहले उठाना अधिक सरल होगा, लेकिन निचला भाग जिसे उसने अभी तक देखा तक नहीं था और जिसका कोई स्पष्ट आकार भी उसके मन में नहीं था, उसे हिलाना भी उसने पर्याप्त कठिन पाया। वह इतने धीमे से उसे हिला पा रहा था और अंत में पशुवत क्रोध से उसने अपनी शक्ति एकत्र कर उसे उठाने के लिए अंधाधुंध तरीके से आगे बढ़ाया। लेकिन उसने दिशा पर ध्यान नहीं दिया और पलंग के निचले भाग से जोर से टकराया। और फिर जो मर्मांतक पीड़ा उसे हुई, उसने सूचित कर दिया कि देह का निचला भाग इस समय सबसे अधिक संवेदनशील है। इसलिए उसने अब ऊपर के भाग को पहले उठाने की कोशिश की, पूरी सावधानी के साथ अपने सिर को पलंग के किनारे सरका कर ले गया। ये कुछ ज्यादा सहज था। साथ ही अपने वजन और चौड़ाई के बावजूद शरीर का अधिकांश हिस्सा भी उसके सिर के साथ ही हिला। लेकिन जब सिर पलंग से अलग हो गया तो वह आगे बढ़ने से डरने लगा, क्योंकि यदि उसने इसी तरह अपने को गिरने दिया तो उसके सिर को चोट लगने से कोई चमत्कार ही रक्षा कर सकता था। और कुछ भी हो, किसी भी कीमत पर उसे अपनी चेतना को नहीं खोना है। अतः फिलहाल तो पलंग पर रहना ही बेहतर है। एक बार फिर उन्हीं क्रियाओं को दोहराकर वह अपनी पुरानी स्थिति में पहुंचा। लंबी सांस ले अपने छोटे छोटे पैरों को तेजी से चलते देखने लगा। क्या इसमें स्वतः प्रेरित क्रिया से कोई क्रमबद्धता लाना संभव है? उसने अपने आप से कहा। बिस्तर पर पड़े रहना तो असंभव ही है,
अतः इस खतरे को उठाकर इस सबसे बचने के लिए उसे समझदारी भरा तरीका अपनाना ही होगा। इसके साथ ही वे ये भी नहीं भूला कि अपने को याद दिलाने की वे ठंडी परछाई सबसे अधिक सर्दी इस दुस्साहसी प्रयास से बेहतर थी। और निर्णय के इन क्षणों में उसने अपनी आंखों को खिड़की पर स्थिर किया, लेकिन दुर्भाग्य से सुबह के कोहरे ने संकरी गली के सामने के भाग को भी घेर रखा था। ये देख उसे बेहद कम उत्साह और आराम मिला। 7 बज चुके हैं, उसने अपने आप से कहा जब अलार्म घड़ी से दोबारा अलार्म की आवाज आई। 7 बज चुके हैं और फिर भी इतना गहरा कोहरा। कुछ देर आराम से वे खामोश लेटा रहा, इस उम्मीद के साथ कि इस विश्राम के बाद सब कुछ अपनी वास्तविक और स्वाभाविक स्थिति में आ जाएगा। लेकिन तभी उसने स्वयं से कहा, इसके पहले कि 7:15 बजे मुझे बिस्तर से बाहर हो जाना चाहिए, बिना किसी गलती के, क्योंकि इसकी पूरी संभावना है कि इस बीच कोई गोदाम से मुझे बुलाने आ जाएगा, क्योंकि वह तो 7 बजने के पहले ही खुल जाता है। उसने अपने पूरे शरीर को फुलाना शुरू किया, इस विचार के साथ कि इस तरह फूलकर वे बिस्तर से उतर जाने में सफल होगा। यदि उसने इस तरह अपने शरीर को हवा में उछाला तो अपने सिर को संभावित चोट से बचाने के लिए उसे एक खास कोण पर रखेगा जब भी वे पलंग से बाहर गिरेगा। उसकी पीठ तो कठोर महसूस हो रही थी, कारपेट पर गिरने से ज्यादा चोट नहीं लगेगी। उसकी सबसे बड़ी चिंता उस रोज बरोज होने वाली टक्कर से थी, जिसे रोकना उसके लिए संभव ही ना था। जानने की उत्सुकता की संभावना जो प्रत्येक दरवाजे के उस पार मौजूद थी, फिर भी उसे खतरा तो उठाना ही होगा। वे आधे पलंग को पार कर चुका था। ये तरीका खेल अधिक था, कोशिश कम, क्योंकि उसे केवल अपने को आगे पीछे झुलाना भरी तो था। उसे लगा ये कितना सहज और सरल होता यदि उसे कुछ सहायता मिल गई होती। 2 स्वस्थ व्यक्ति, उसने अपने पिता और नौकरानी के विषय में सोचा, पर्याप्त थे। उन्हें बस अपने हाथों को मेरी पीठ पर लगाकर लीवर की तरह पलंग से उठाना भर पड़ता, वजन को लिए झुकते और उसे धीरज के साथ फर्श पर रख पलटने का मौका देते। यही वे आशा करता था कि इसके बाद उसके पैरों को अपना काम करने का अवसर मिल जाएगा। ये भूल कर कि सभी दरवाजे भीतर से बंद हैं, क्या उसे फिर भी सहायता के लिए आवाज देनी चाहिए? अपनी परेशानियों के बीच इस विचार मात्र से वे मुस्कुराहट को आने से रोक नहीं सका। वे इतनी दूर तक तो आ गया था, अपना बैलेंस वे बमुश्किल बनाए रख पा रहा था। जब उसने तेजी से अपने को झुलाया तो उसे न केवल स्वयं को संयत रखना था, अपने को अंतिम निर्णय के लिए, क्योंकि 5 मिनट के बाद 7:15 बज चुके होंगे और तभी घर के बाहर की घंटी बजी। कोई गोदाम से ही आया होगा, उसने स्वयं से कहा, साथ ही तन गया, क्योंकि उसके नन्हे नन्हे पैर और भी तेजी से चलने लगे थे। एक पल को सब कुछ शांत हो गया। वे दरवाजा खोलने वाले नहीं हैं, ग्रेगोर ने अपने आप से अतार्किक आशा के साथ कहा, लेकिन हमेशा की तरह नौकरानी भारी कदमों के साथ दरवाजे की ओर बढ़ गई और दरवाजा खोल दिया था। ग्रेगोर को आने वाले की गुड मॉर्निंग भर सुननी थी और उसे पता लग जाना था कि वे है कौन। हेड क्लर्क स्वयं। क्या भाग्य है ऐसी फर्म में काम करने की सजा जहां जरा सी गलती पर गंभीरतम संदेह के घेरे में आदमी आ जाता हो, जहां के सभी कर्मचारी नंबर 1 के बदमाश हैं। क्या उनमें से एक भी भला मानुस नहीं है? हालांकि उसने फर्म का 1 घंटे से कुछ ज्यादा का समय बर्बाद कर दिया है, लेकिन वे करे भी तो क्या करे? वे इतना आत्म पीड़ित है कि उसका दिमाग घूम गया है और वे वास्तव में बिस्तर छोड़ने के लायक नहीं रहा है। क्या किसी अप्रेंटिस को भेजना पर्याप्त नहीं होता खोज खबर लाने के लिए? यदि पता लगाना इतना ही आवश्यक था तो क्या इस तरह स्वयं हेड क्लर्क ने आकर पूरे परिवार को यह इशारा नहीं कर दिया है?
एक निर्दोष सीधे साधे परिवार को कि इस संदेह भरी परिस्थिति की जांच उसके सिवाय करने वाला वहां कोई है ही नहीं। मन में उठते इस तूफान से उत्पन्न क्रोध से, ना कि इच्छा के कारण, ग्रेगोर ने अपने को पूरी शक्ति से झुलाकर पलंग से बाहर कर लिया। एक जोरदार थप की आवाज हुई, लेकिन वे टकराहट से नहीं उपजी थी। कारपेट के कारण गिरने का प्रभाव कुछ कम हुआ था। उसकी पीठ भी अधिक कठोर ना थी जैसा उसने सोचा था, उससे कम ही कठोर थी, और इसीलिए केवल एक हल्की सी थप की आवाज हुई थी, जो चौंकाने वाली तो कतई नहीं थी। लेकिन सावधानी को भूल उसने अपने सिर को पर्याप्त ऊपर नहीं उठाया था, इसीलिए वे टकरा गया था। उसने उसे दर्द के कारण घुमाया और क्रोध के कारण उसे रगड़ दिया। वहां कुछ ना कुछ गिरा है, हेड क्लर्क ने पास के बाएं कमरे में कहा। ग्रेगोर ने स्वयं से कहा, जैसा उसके साथ आज हो रहा है वैसा किसी दिन हेड क्लर्क के साथ भी तो हो सकता है। इसकी संभावना से तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस विचार के प्रत्युत्तर में जैसे पास के कमरे में हेड क्लर्क 2 कदम तेजी से आगे बढ़ा और उसके पेटेंट चमड़े के जूते चरमराए। दाहिने कमरे में उसकी बहन फुसफुसाकर उसे परिस्थिति को समझाते हुए कह रही थी, ग्रेगोर, हेड क्लर्क आ गया है। मुझे पता है, उसने स्वयं से धीरे से कहा।